दोस्तों आप सभी का स्वागत है हाइप क्लासेस में। मैं हूं शिवाजी झा। पिछले क्लास में हमने देखा था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, फिर देखा हमने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध को हमने पढ़ा, समझा और फिर उसके जो परिणाम आए, मद्रास की संधि, उसमें क्या कुछ हुआ हमने समझा था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध विशेष महत्व रखता है इसलिए कि पहली बार किसी भारतीय शासक ने, दक्षिण के भारतीय शासक ने अंग्रेजों को पराजित किया था, यानी कि हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया था। लेकिन द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और फिर हम देखते हैं कि टीपू सुल्तान को आनन फानन में मंगलोर की संधि करनी पड़ती है और मंगलोर की संधि का क्या परिणाम है उस पर भी हमने जिक्र किया था। यानी कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध आते आते जो मैसूर की स्थिति है वह कमजोर होने लगती है। अब आज हम लोग तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को समझेंगे और चतुर्थ यानी कि चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध को समझेंगे और फिर देखेंगे कि किस तरह से एक मजबूत जो दक्षिण में शासन करने वाला शासक वर्ग था मैसूर का, वह अंग्रेजों के चंगुल में आ जाता है, कब्जा हो जाता है और जो व्यापारिक विस्तार की नीति है ईस्ट इंडिया कंपनी की, वह सफल होता है। तो आइए आज समझते हैं पहले तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को। देखिए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का सबसे पहले आप समय काल देखिए। मैंने यहाँ समय काल लिख दिया है 1790 ईस्वी से 1792 ईस्वी। सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं इस तरह के, इसलिए आपको जो है युद्ध का समय काल आपको याद रखना है। इसको एकदम रट के आप रखिए, नहीं रखेंगे तो फिर दिक्कत होगी एग्जाम में, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो कब हुआ है, उसके बाद आंग्ल मैसूर युद्ध के बगल में मैंने उस गवर्नर का नाम लिखा है, उस गवर्नर जनरल का नाम लिखा है जिसके कार्यकाल में यह युद्ध हुआ या जिसके नेतृत्व में हुआ। तो आप देखिए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस का समय काल क्या है वो मैंने लिख दिया है 1786 से 1793। सीधे सीधे ये सब सवाल पूछे जाते हैं मिलाने वाला में, तो ये याद रखना है। जैसे कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध आप देखिएगा तो मैंने यहाँ बॉक्स में लिख दिया है, वेलेस्ली के समय हुआ था। वेलेस्ली का जो समय काल है वो मैंने लिख दिया है 1798 ईस्वी से 1805 ईस्वी। तो ये आपको याद रखना है, ये सब बेसिक पॉइंट्स है। अब आइए समझते हैं इसके पृष्ठभूमि को। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध क्यों हुआ? देखिए, पहले भी हमने जिक्र किया है कि जो मैसूर राज्य था उसके जो शासक थे, हैदर अली हो या बाद में टीपू सुल्तान हो, उनका फ्रांसीसियों के प्रति एक स्नेह था, एक लगाव था, फ्रांसीसियों से उसकी मित्रता थी। हमने पहले भी समझा है कि जब हैदर अली डिंडीगुल में फौजदार था तो वह क्या करता था, वहां जो है यूरोपीय ढंग से शस्त्रागार का निर्माण किया था, उसके बाद सेना को भी यूरोपीय ढंग से सजाने का प्रयास किया था। यानी कि यूरोपीय पद्धति को अपनाने का प्रयास जो है मैसूर के शासकों ने किया। हैदर अली ने भी प्रयास किया और बाद में टीपू सुल्तान ने तो बहुत ज्यादा प्रयास किया। हम लोग पढ़ेंगे चतुर्थ मैसूर युद्ध में कि वह नेपोलियन को भी पत्र लिखता है सहयोग के लिए। तो ये जो विदेश से संबंध रखने की जो प्रवृत्ति थी मैसूर राज्य की, इसका नुकसान यह था कि अंग्रेज को यह भय था कि यह विदेश से अगर संबंध रखेगा तो विदेशी इसको मदद पहुंचाएंगे और किसी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत अथक प्रयास के साथ भारत से सभी यूरोपियों को निकाला था, चाहे वो पुर्तगाली हो, चाहे वो डच हो, चाहे वो फ्रांसीसी हो, हमने देखा था। तो कभी भी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी यह नहीं चाहेगी कि कोई विदेशी फिर से भारत में प्रवेश करे। और ईस्ट इंडिया कंपनी का इस समय जो प्रयास है वह प्रयास है कि अब भारतीय जो क्षेत्र हैं, जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जो महत्वपूर्ण राज्य हैं, जैसे कि हमने देखा कि बंगाल पर, जैसे हमने देखा अवध को, जैसे हमने देखा कि मुगल शासक को किस तरह से इलाहाबाद की संधि से बांध लिया। फिर दक्षिण की ओर हमने देखा कर्नाटक युद्ध को समझा, तो कर्नाटक, फिर निजाम हैदराबाद का, फिर हमने अभी हम लोग मराठा के बारे में जब आगे पढ़ेंगे तो मराठा, जो बड़ी बड़ी शक्तियां देश में थी, जो क्षेत्रीय शक्तियां हो गई थी, क्योंकि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद तो भारत बिखर सा गया था और कई क्षेत्रों में क्षेत्रीय राज्यों का उदय हो गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रयास यह था कि इन राज्यों पर जो महत्वपूर्ण है व्यापारिक दृष्टिकोण से, सामरिक दृष्टिकोण से, उन क्षेत्रों पर धीरे धीरे कब्जा किया जाए। और मैसूर में जो प्रयास था वह भी यही था। लेकिन मैसूर राज्य एक ऐसा राज्य था जो विदेशों से संबंध रखता था और प्रयास करता था कि विदेशी सहायता प्राप्त करके अंग्रेजों को पराजित किया जाए। और ये एक महत्वपूर्ण कारण रहा पूरे मैसूर युद्ध का। आप देखेंगे कि मैंने पहले भी जिक्र किया है, अंग्रेजों का जो डर था वो यही डर था कि मैसूर कहीं विदेशी संबंध स्थापित करके अंग्रेजों के लिए कोई समस्या ना खड़ी कर दे। और यही कारण था कि जल्दी से जल्दी अंग्रेज चाहते थे कि मैसूर का पतन हो जाए, मैसूर पर उसका किसी न किसी रूप में कब्जा हो जाए। तो यह जो प्रयास है वही है। अब देखिए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध
की पृष्ठभूमि मैंने आपको समझा दिया, एक ही कारण है हर जगह। तो पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि टीपू कुस्तुनतुनिया यानी कि तुर्की और फ्रांस से सहायता का प्रयास कर रहा था। देखिए यही कारण चौथा का भी है, यही कारण पहले मैसूर युद्ध का भी है, दूसरे का भी है। तो कारण बहुत अंतर अलग नहीं है, कारण यही है मेन। तो टीपू सुल्तान क्या कर रहा था, विदेश से तुर्की से और फ्रांस से सहायता का प्रयास कर। सहायता किसके अगेंस्ट, तो सहायता अंग्रेजों के अगेंस्ट। तो अब क्या होगा, अंग्रेजों ने इसी आधार पर युद्ध का कारण बनाया, इसी को आधार बनाया अंग्रेजों ने कि चूंकि आप जो है षड्यंत्र रच रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, आप फ्रांसीसियों को आमंत्रित कर रहे हैं, फ्रांसीसियों के संपर्क में हैं, इसलिए हम आप पर हमला करेंगे। तो जो संधि था उस पूर्ववर्ती संधि को तोड़ते हुए यह प्रयास था। मंगलोर की संधि वैसे भी अपमानजनक संधि था टीपू सुल्तान के लिए। तो टीपू सुल्तान यह चाहता था कि किसी तरह से यह दाग को धोया जाए और मजबूत स्थिति में आकर फिर से जो है मैसूर को बचाया जाए। तो अब देखिए अंग्रेजों ने इसी आधार पर युद्ध का कारण बनाया, युद्ध का कारण बना दिया कि भाई आप विदेश से मिलकर षड्यंत्र रच रहे हैं। टीपू ने 1789 ईस्वी में त्रावणकोर पर हमला कर दिया। देखिए त्रावणकोर जो राज्य था वह एक संरक्षित राज्य था। वह संरक्षित राज्य किसका था, तो अंग्रेजों का। अंग्रेजों के प्रति वह ईमानदार था, अंग्रेजों के प्रति समर्पित था और अंग्रेज उसे संरक्षण देते थे त्रावणकोर को। तो 1789 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने क्या किया, त्रावणकोर पर हमला कर दिया। और त्रावणकोर पर हमला करने का मतलब क्या है, सीधा सीधा अंग्रेजों पर अटैक करना, क्योंकि अगर उसके साथी को आप अगर डैमेज करेंगे तो वो तो लड़ेंगे आपसे और मौका खोज ही रहा था अंग्रेज। तो त्रावणकोर पर हमला करना एक कारण बन गया तत्कालीन। कॉर्नवालिस ने 1790 ईस्वी, मैंने पहले ही कहा कि इस समय गवर्नर जनरल कौन है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। समय क्या है, 1786 से 1793 भारत में गवर्नर जनरल रहा था कॉर्नवालिस। बहुत सारे सुधार है कॉर्नवालिस के। जो सुधार का मतलब आप ये मत समझिए कि भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारत में जो भी अंग्रेजी सुधार हुए हैं, कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए कि जो भी सुधार हुए वो भारत के पक्ष में नहीं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पक्ष में सुधार हुए। और बाद में उसका लाभ जो भी मिला भारत को मिला वो अलग बात है, लेकिन प्रयास यह नहीं था कि भारत के लिए किया जाए। प्रयास यह था कि सारे सुधार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए किया जाए ताकि अनुकूल परिस्थिति बनी रहे और अनुकूल परिस्थिति बने ताकि वह जो है व्यापार को स्मूथली कर सके। तो कॉर्नवालिस के बहुत सारे सुधार हैं, उसको हम लोग बाद में समझेंगे। अब देखिए कॉर्नवालिस ने 1790 ईस्वी में बेल्लूर, बेंगलोर और श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण कर दिया। और इसमें साथ कौन दे रहे थे, तो निजाम और मराठा। निजाम और मराठा का जो रोल है आप पूरे आंग्ल मैसूर युद्ध में समझ रहे हैं, कभी उसके तरफ कभी इसके तरफ, यानी कभी अंग्रेजों के तरफ कभी टीपू या हैदर अली के तरफ, ये दोनों जो इस स्थिति में है। मराठा में भी आंतरिक संघर्ष है। अभी हम लोग जब मराठा पढ़ेंगे तो आप समझिए कि मराठा एक मजबूत क्षेत्रीय शक्ति था, लेकिन आंतरिक कलह के कारण, जिस तरह से हैदराबाद आंतरिक कलह के कारण, जिस तरह से कर्नाटक आंतरिक कलह के कारण, जिस तरह से बंगाल आंतरिक कलह के कारण बर्बाद हो गया, ठीक वही कारण है मराठा में भी आंतरिक कलह के कारण जो है वह भी बर्बाद होगा। और फिलहाल जो अंग्रेजों का साथ दे रहा है मराठा या निजाम, यह आंतरिक कलह का ही परिणाम है। दो वर्ग में बटा हुआ है मराठा भी, एक वर्ग अंग्रेजों का साथ दे रहा है, एक वर्ग शासन चाह रहा है। तो वो हम लोग जब समझेंगे तो समझेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये समझिए कि कॉर्नवालिस ने जो इन क्षेत्रों पर कब्जा किया या आक्रमण किया, उसमें सहयोग कर रहे थे निजाम हैदराबाद की और मराठा सहयोग कर रहे थे। अब देखिए श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण का मतलब आप समझिए, श्रीरंगपट्टनम क्या है, सवाल पूछा गया है। तो श्रीरंगपट्टनम जो है वह मैसूर की राजधानी थी। क्या थी, मैसूर की राजधानी थी। तो मैसूर की राजधानी पर हमला, किसी राज्य की राजधानी पर हमला आप समझ सकते हैं, जैसे कर्नाटक में अरकाट पे हमला, आप समझ सकते हो कर्नाटक पे हमला है। तो श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण कर दिया इन दोनों के सहयोग से, तो युद्ध तो शुरू हो ही गया। अब देखिए 1790 में शुरू हुआ, 92 ईस्वी में टीपू को मजबूर होकर श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी। अब जब राजधानी पर ही आप हमला कर देंगे तब तो कोई उपाय ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो टीपू सुल्तान को क्या करना पड़ा, मजबूरी में श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी। और इस संधि ने बहुत कुछ गंवाने के लिए मजबूर कर दिया टीपू सुल्तान को, या यूं कहिए कि तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध ने ही यह तय कर दिया कि अब मैसूर पर जो शासन होगा वह अंग्रेजों का शासन होगा, न कि किसी भारतीय का। देखिए इस संधि का परिणाम क्या हुआ, इस संधि में टीपू को अपने राज्य का आधा हिस्सा, आप समझ सकते हैं, पूरे जो मैसूर राज्य था उसका आधा हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ गया इस संधि से, श्रीरंगपट्टनम की संधि से। अच्छा, संधि भी आपको याद रखना है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था, मद्रास की संधि। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ, मंगलौर की संधि। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो ये याद रखना है। तो पहला पॉइंट क्या था श्रीरंगपट्टनम की संधि का, तो आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा, चला गया आधा राज्य।
युद्ध हर जाना, देखिए युद्ध हर जाना भी देना पड़ा किसको, टीपू को। कितना, 3 करोड़, 3 करोड़ रुपया अंग्रेजों को देना पड़ा। तो युद्ध हर जाना भी कौन देगा, टीपू देगा, क्योंकि टीपू ने ही युद्ध शुरू किया था त्रावणकोर पे हमला, देखिए 1789, इसलिए इसको युद्ध हर जाना भी देना है। हर जाना न देने की स्थिति में, जब तक पैसा चुका नहीं देते हैं आप, क्या करना होगा, आपके 2 पुत्र यानी कि टीपू के 2 पुत्र उसके पास बंधक रहेंगे, अंग्रेजों के पास बंधक रहेंगे। तो अगर आप पैसा नहीं देते हैं या जब तक नहीं देते हैं, आपके 2 पुत्र क्या रहेंगे, अंग्रेजों के पास बंधक रहेंगे। देखिए सब कुछ बर्बाद हो गया टीपू सुल्तान का। अंग्रेजों ने क्या किया, 12 महल महत्वपूर्ण एरिया है, डिंडीगुल बहुत महत्वपूर्ण एरिया, मैंने जिक्र भी किया था, हैदर अली यहीं से अपना कैरियर की शुरुआत किया था। तो डिंडीगुल और मालाबार, मालाबार तो आप समझ ही रहे, तटवर्ती क्षेत्र है, बहुत महत्वपूर्ण है, बंदरगाह क्षेत्र है। तो इन तीनों क्षेत्र को क्या किया, अंग्रेजों को मिल गया, ये तीनों क्षेत्र अंग्रेजों के पास आ गया। 12 महल, डिंडीगुल और मालाबार, तीनों सामरिक दृष्टिकोण से, व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण एरिया था मैसूर का। तो अंग्रेज का जो मंसूबा था कि इन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया जाए, बड़ी आसानी से श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा प्राप्त हो गया। अब देखिए मराठों को क्या मिला, मराठा और निजाम तो साथ दे रहे थे अंग्रेजों का, तो इनको भी तो कुछ मिलेगा, तो मिला, इसी लोभ से तो ये लड़ रहे थे। ये क्या मिला, मराठों को तुंगभद्रा नदी के उत्तर का भाग, तुंगभद्रा नदी जो कर्नाटक में बहती है उसके ऊपर का हिस्सा मिला मराठों को। निजाम को क्या मिला, पेन्नार तथा कृष्णा नदी के बीच का भाग, महत्वपूर्ण कृषि योग्य महत्वपूर्ण हिस्सा था ये। तो पेन्नार और कृष्णा नदी के बीच का जो क्षेत्र था वो निजामों को दिया गया, यानी कि खुश करने का प्रयास किया गया कि भाई आपने मेरा साथ दिया है, आप खुश रहिए, ठीक है। लेकिन आप तो समझ ही रहे हैं निजाम के साथ क्या हुआ था कर्नाटक युद्ध में, और अभी आगे मराठा के साथ क्या होगा आप समझेंगे ही। तो ये स्थिति है। अंत में कॉर्नवालिस ने एक बात कही इस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद, क्या कहा कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना शत्रु को पंगु बना दिया है। देखिए कितना महत्वपूर्ण कथन है ये, यूपीएससी में इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं मेन में, इसको डिस्क्राइब कीजिए, क्या कहना चाह रहा है ये, अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना। जो भी मित्र थे, मित्र कौन थे इसके मित्र जो है निजाम है, इसके मित्र मराठा है, उसको शक्तिशाली बनाए बिना शत्रु को पंगु बना दिया। शत्रु कौन है, टीपू, यहाँ पर टीपू को कमजोर कर दिया। तो किस तरह से संधि किया गया है इसको आप समझिए और कॉर्नवालिस के बात को समझिए। अब देखिए ये स्थिति है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 90 से 92। आपको समझ में आ गया होगा कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध ने ही सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। फिर भी एक औपचारिकता थी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1799 ईस्वी में हुआ, और इसका भी कारण वही था जो पहला का था, जो दूसरा का था, जो तीसरा का था। देखिए कारण क्या है, टीपू ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रयास किया और नेपोलियन से भी पत्र व्यवहार किया। नेपोलियन फ्रांस का, कि नेपोलियन से भी, नेपोलियन बोनापार्ट को भी लेटर भेजा कि भाई कुछ सहयोग करिए, हम यहाँ पे अंग्रेज हम पे कब्जा कर रहे हैं, तो मेरी सहायता कीजिए। लेकिन फ्रांस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है क्या स्थिति थी, फ्रांस की अंदरूनी कलह से भी परेशान था और जो व्यापारिक दृष्टिकोण से उसको नुकसान हुआ था, और फिर उत्तरी अमेरिका में संघर्ष, फिर यूरोप में संघर्ष, 100 वर्षीय युद्ध, बहुत सारी ऐसी स्थितियां थी कि वो कुछ नहीं कर सकता था। दूसरी बात, नेपोलियन का जो प्रयास था, नेपोलियन जो लगातार निरंतर आक्रामक स्थिति में, साम्राज्यवादी स्थिति में था, साम्राज्यवादी प्रवृत्ति अपनाए हुआ था, तो उसका भय तो था अंग्रेजों को कि कहीं यदि ऐसा होता है कि नेपोलियन से पत्र व्यवहार करके नेपोलियन का आक्रमण भारत पे हो जाए तो फिर हमको नुकसान होगा, हमारा व्यापारिक नुकसान होगा। तो जल्दी से जल्दी क्या करे, मैसूर को समाप्त कर दे ताकि फ्रांसीसी जो खतरा है, जो नेपोलियन का खतरा थोड़ा भी है, वो बिल्कुल समाप्त हो जाए। तो देखिए यही कारण बना फिर से चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का कि भाई आपने पत्र व्यवहार किया है फ्रांस से, इसीलिए हम आप पे हमला करते हैं। और हमला कुछ भी नहीं है। 4 मई 1799 ईस्वी को क्या हुआ, टीपू अंग्रेजों से लड़ता है, लड़ता हुआ क्या होता है, मारा जाता है, कहानी समाप्त है। सब कुछ तो पहले ही लुट गया था, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में ही सब कुछ चला गया था, बचा था सिर्फ टीपू जो जीवित था। 4 मई 1799 ईस्वी को टीपू भी अंग्रेजों से लड़ता हुआ क्या होता है, मर जाता है। उसके बाद क्या करता है अंग्रेज, उसके बाद अंग्रेज ने क्या किया, क्षेत्र पे कब्जा तो किया, लेकिन मैंने आपको पहले ही समझाया है कि अंग्रेजों का जो उद्देश्य है वो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, वो शासक नहीं बनना चाहता है। वो क्या चाहता है, यहाँ से सिर्फ लाभ मिले मुझे, यानी कि पैसा मिले, यहाँ का जो व्यापारिक लाभ है वो मिले, एग्रीकल्चरल जो बेनिफिट्स है वो मिले, अदर सभी बेनिफिट्स मिले, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आए। ये देखिए ये है अंग्रेजों की सोच, ये आपको ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट है, ये पूरे इतिहास में आप समझेंगे। मॉडर्न इंडिया में अंग्रेजों का दृष्टिकोण क्या था, ओनली बेनिफिट्स, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई दायित्व तो नहीं लेंगे हम, सारा सुविधा हम लेंगे, यानी कि दीवानी लेंगे
माने राजस्व मैं वसूलूंगा, लेकिन प्रशासन नवाब करेंगे, प्रशासन नवाब करेंगे, न्याय नवाब करेंगे, सड़क बनवाना है नवाब बनवाएंगे, स्कूल बनवाना है नवाब बनवाएंगे, मैं नहीं करूंगा। तो मैं क्या लूंगा, मैं सिर्फ राजस्व वसूलूंगा, टैक्स वसूलूंगा और फिर अपना जो व्यापार है उसको बढ़ाऊंगा। यही विचार जो है यहां भी है। देखिए क्या किया, वडियार वंश के अल्पायु शासक, अल्पायु है, कृष्णराज द्वितीय के साथ वेलेस्ली ने सहायक संधि कर ली। सहायक संधि का मतलब आप समझते हैं, सहायक संधि का मतलब क्या है, उस राज्य के खर्च पर एक अंग्रेजी सेना वहां पर रहेगी, ठीक है, उस राज्य में रहेगी और उसका सारा खर्च कौन उठाएगा, वह राज्य उठाएगा, ठीक है, और बाकी जो सारी सुविधाएं जो उसको आवश्यक लगेगा अंग्रेज को, वो सारी सुविधाएं उस राज्य से वो प्राप्त करेगा। यानी कि रेवेन्यू प्राप्त करना मेन मकसद होता था। तो इसने क्या किया, अंत में जब जीत लिया मैसूर को, तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट शासन शुरू कर दिया, नहीं किया, वहीं का जो अडियार वंश जहां से हमने शुरू किया था मैसूर को, उसी अडियार वंश के एक अल्पायु शासक को, कृष्णराज द्वितीय अल्पायु है, उसको तो कुछ पता ही नहीं है, संरक्षक ये लोग बन गए अंग्रेज, लेकिन शासक यही रहेगा भाई, यही इसी का नाम बदनाम होगा, कुछ भी होगा मैसूर में तो शासक ये है, मैं तो संरक्षक हूँ, ठीक है। तो वेलेस्ली की जो सहायक संधि की नीति थी उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे भी, तो उसी संधि के तहत जो है इस राज्य का अपहरण कर लिया गया, विलय कर लिया, जो भी आप समझिए, ये राज्य का अस्तित्व को समाप्त कर दिया गया। वेलेस्ली का कार्यकाल आप देखिए 1798 से 1805 ईस्वी तक रहा। तो इस तरह से मैसूर का जो है समझिए कि जो स्वतंत्र शासन था वह समाप्त कर दिया और एक परोक्ष रूप से क्या किया, इस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया और मैसूर से जो व्यापारिक लाभ लेना था, जो मौद्रिक लाभ लेना था, जो सामरिक लाभ लेना था, वह अब अंग्रेजों के लिए बहुत सुलभ हो गया। आप अगर सवाल को देखेंगे मैसूर युद्ध से, तो अधिकतम सवाल जो है आप आराम से इतना से बना सकते हैं। तो ज्यादा आपको किताब के चक्कर में नहीं पढ़ना है, आप इस क्लास को फॉलो कीजिए। बोर्ड पर जब मैं लिखता हूं उसको थोड़ा सा हाई रेजोल्यूशन पर आप उसको देखिए, क्लियर देखिए और फिर लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए और आराम से उसको जो है आप याद करते रहिए, सवाल मिलाते रहिए, सारे सवाल बनेंगे, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग क्वेश्चन पे भी बात करेंगे। अभी जैसे जैसे समाप्त होता जाएगा मैं क्वेश्चन कलेक्ट कर रहा हूँ अलग अलग एग्जाम्स का, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस वीडियो से कौन सा क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ दोस्तों, एक रिक्वेस्ट फिर से है कि आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो दोस्त हैं आपके, जो मित्र हैं, जो ग्रुप है, उसमें आप शेयर करें ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।